हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, एक और नई कहानी है। मैं आपको इसी तरह से नई नई कहानियाँ सुनाता रहूँ, तो इसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस परिवार ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा, तो उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए अपनी आज की नई रियल क्राइम स्टोरी पर चलते हैं। कहानी आपको पसंद आएगी। इस दुनिया में बदले की जाने कितनी कहानियां हैं, और कहते हैं कि इंसान के अंदर जब बदले की भावना आ जाती है तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो खो देता है। उसका अपने दिमाग पर ही कोई काबू नहीं होता। ऐसी ही बदले की कई कहानियां तो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं। आज की कहानी दिल्ली के करीब बुलंदशहर और हापुड़ की कहानी है, और कहानी 18 मार्च 2022 की है। एक इरफान नाम का लड़का था, जिसके दो दोस्त थे, रागिब और माजिद। और इन लोगों ने टोल प्लाजा पर एक स्टोर खोला था, फास्ट टैग का, हाथों हाथ रिचार्ज करने का। देखा होगा आपने, हर एक हाईवे पर एक टोल प्लाजा होता है। अगर फास्ट टैग है तो आपको रुकना नहीं पड़ता, और वहाँ प्लाजा पर ज़्यादा देर। अब तो ये भी आ रहा है कि अगर फास्टैग नहीं होगा तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे, पर ये अभी हुआ नहीं है। पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। तो इन चीज़ों का, इन तीनों का यही काम था। इनका दफ्तर था वहीं टोल प्लाजा के पास, वहीं हाथों हाथ रिचार्ज कर देते थे। ये काम जो था वो इरफान का था, और राहुल और माजिद उनके साथ काम करते थे। एक तरह से पार्टनर ही थे उसके, दोनों इरफान के साथ। और इस स्टोर के साथ साथ इरफान एक ट्रैवल एजेंसी भी चलाया करता था। लेकिन बाद में इरफान के इन दोस्तों को लगता है कि इन्हें जो पैसे मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, और कुछ पैसों को लेकर भी लेन देन था। दोनों जब भी पैसे मांगते, इरफान टाल देता बात को, पैसे देता नहीं। इसी दौरान इन्हें पता चला था कि इरफान दिल्ली गया है, और दिल्ली से करीब 7 लाख रुपए लेकर लौटा है। ये तारीख थी 18 मार्च 2022 की, जिस दिन ये 7 लाख रुपए लेकर लौटा था इरफान। फिर इन्होंने इरफान से पैसे मांगे, तो इरफान ने फिर मना कर दिया, फिर टाल दिया, फिर आनाकानी करी। फिर इन्हें आया गुस्सा, और इन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब इसका बदला लेना है। 18 मार्च की दोपहर से ये दोनों बैठकर दिन में ही शराब पीने लगे। शराब पीना इन्हें शुरू कर दी दोपहर से ही। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वक्त बीता, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई। इन्होंने जानबूझकर इरफान को ज़्यादा शराब पिलाई, और अब इरफान नशे में हो गया। इसी बीच रात का अंधेरा भी हो गया। दोनों ने फिर इरफान से लास्ट बार पैसों को लेकर बात करी, पर नशे में भी इरफान इन्हें कोई पैसा नहीं देना चाहता था। बस इतना सुनने के बाद दोनों इरफान पर टूट पड़े, और उसकी गर्दन काट दी। इरफान की गर्दन क्या काटी, उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। अब यहाँ इरफान की मौत हो गई कि तभी एक फ़ोन आता है एक के घर से, और वो अपने घर चला जाता है। अब बचा एक वहाँ पर, बस वो वहीं पूरी रात इरफान की लाश के साथ बैठा रहता है, वहीं रहता है। पर वो खाली नहीं बैठता, वो पूरी रात इरफान की लाश के टुकड़े करता है, और करीब वो इरफान की बॉडी के 31 टुकड़े करता है, 31 टुकड़े। और इन टुकड़ों को वहीं टोल प्लाजा के पास अपने उसी ऑफिस में रख देता है, और घर चला जाता है। अगले दिन सुबह उसने एक जेसीबी मंगवाई, और दफ्तर के पास एक गड्ढा करवाया कि यहाँ कुछ बनवाना है, ऑफिस बड़ा करना है। जेसीबी ने भी 15 फीट तक गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद जेसीबी चली गई, दोनों दोस्त भी चले गए। फिर रात होती है, और 19 तारीख की रात को दोनों आते हैं, और जो इरफान की बॉडी के 31 टुकड़े करके जिस पॉलीथीन में रखे थे इन लोगों ने टुकड़े, उन टुकड़ों को दोनों उसी गड्ढे में डाल देते हैं, और बंद कर देते हैं गड्ढा। सब काम करने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। अब इरफान 2 दिन से घर नहीं लौटा। परिवार वाले थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो पता चलता है वहाँ टोल प्लाजा से कि इरफान को लास्ट बार यहीं देखा था, राहुल और माजिद के साथ। सॉरी, राहुल नहीं, ये क्या नाम था, रागिब और माजिद के साथ। तीनों शराब पी रहे थे। जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली और लोकेशन चेक करी, तो इन दोनों पर शक हुआ पुलिस को। पुलिस दोनों को थाने लाती है, और जब
पुलिस पूछती है तो दोनों सच बता देते हैं। लाश का पता भी बता देते हैं कि इरफान को मारकर हमने उसके 31 टुकड़े किए और वहीं ऑफिस के पीछे गड्ढा करके गाड़ दी है लाश को, टुकड़े उसके गाड़ दिए हैं। खैर पुलिस जाती है, लाश को बाहर निकालती है। पूरा इलाका सहम जाता है, डर जाता है। इस कांड के बाद टोल प्लाजा के आसपास ये बात फैल जाती है। पूरे 31 टुकड़े मिलते हैं। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करके इरफान की बॉडी के 31 टुकड़े उनके घर वालों को सौंप देती है। घर वाले इरफान का सारे रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई देते हैं। उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। दोनों दोस्त जेल पहुंच जाते हैं। सब कुछ ठीक होता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये 18 मार्च की घटना थी। इसके बाद पूरा अप्रैल बीत गया। अप्रैल के बाद मई आ जाती है। मई 6 6 मई 6 मई को हापुड़ से दूर बुलंदशहर इलाका है, बहुत दूर भी नहीं। वहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शादाब। ये झोला छाप डॉक्टर थे, कोई एमबीबीएस नहीं थे। हमारे देश में ऐसे छोटे मोटे इलाकों में हर जगह मिल जाते हैं, भरमार है इनकी हमारे देश में। हर तरह के डॉक्टर, इस तरह के झोला छाप डॉक्टर। खैर डॉक्टर शादाब अपने क्लिनिक में थे। शाम का वक्त था। अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग आते हैं और सीधे क्लिनिक पर ढाबा बोल देते हैं। डॉक्टर शादाब अपनी कुर्सी पर थे और वो पिस्टल निकालते हैं, कट्टे निकालते हैं और डॉक्टर शादाब पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं अंधाधुंध। और गोलियां ऐसे चलाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि गोलियां कहीं उनके ही ना लग जाएं। और गोलियां चलाते वक्त एक हमलावर को गोली लग भी जाती है, वो क्रॉस फायरिंग में। जब अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, कोई कहीं से खड़े होकर, कोई कहीं से, इसलिए गोली उनमें से एक को लग भी जाती है। हमलावर डॉक्टर शादाब को गोलियां मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन तमाम न्यूज़पेपर में ये खबर भी छपती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वो पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। मतलब दर्जनों गोलियां मारी गई, लेकिन उस हिसाब से जब खाली खोखे गिने गए, जो जमीन में पड़े थे, वो जब खोखे गिने गए तो पूरे 31 खोखे मिले। मतलब पूरी 31 गोलियां मारी गई। पुलिस सोचती है कि 31 गोलियां, 31 गोलियां क्यों? मौत तो एक दो गोली में भी हो जाती। शायद मारने वाला ये नहीं चाहता था कि डॉक्टर शादाब किसी भी तरह से बच जाए, कैसे भी बच जाए, और इसीलिए उसने 31 गोलियां मारी थी। पुलिस इस बात को समझ चुकी थी कि ये नफरत में किया गया कांड है, नफरत में किया गया कत्ल है। अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश की, आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, घर वालों से पूछना शुरू किया, तमाम सीसीटीवी कैमरे देख मारे। फिर तभी पुलिस को एक टिप मिलती है अपने किसी मुखबिर से कि हापुड़ में एक शख्स है जिसका नाम कासिफ है और इसी कासिफ का कहीं ना कहीं रिश्ता इस डॉक्टर शादाब के कत्ल से है। अब पुलिस की एक टीम हापुड़ जाती है, वहां अपनी तफ्तीश करती है और कासिफ को उठाया जाता है। कासिफ को जब उठाया जाता है तब अचानक पुलिस को पता चलता है कि कासिफ का 2 महीने पहले 18 मार्च हापुड़ में हुए कत्ल के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। और वो क्या रिश्ता है? वो ये है कि कासिफ इरफान का साला था, यानी मरने वाला इरफान जिसको 18 मार्च को मारा गया था, वो उसका जीजा था। अब उस कत्ल का इस कत्ल से क्या लेना देना? पुलिस ने पूरी तफ्तीश की, कासिफ को उठाया, कासिफ से पूछताछ करी। तब कासिफ ने अपना मुंह खोला। फिर पूरी कहानी सामने आई। कहानी बदले की। कासिफ ने जब उसके जीजा इरफान का कत्ल हुआ, तभी कासिफ ने ये तय कर लिया था कि वो इस कत्ल का बदला लेगा जिन लोगों ने मारा है। लेकिन कहानी ये हुई कि जिन लोगों ने मारा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो जेल में थे। उन्हीं में से एक था रागिब, जो जेल में था इरफान के कत्ल का, जिस पे इल्ज़ाम था। इसके बाद जेल से बाहर आने के लिए जो जमानत, जो कवायद होती है, वो उसकी कोशिश में लगा हुआ था कि तभी कासिफ को पता चला कि रागिब को जेल से बाहर निकालने या जमानत दिलवाने में उसका एक भाई बड़ी भूमिका निभा रहा है और वो उसकी पैरवी कर रहा है, उसकी जमानत का इंतजाम कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। उस भाई का नाम था डॉक्टर शादाब।
वही झोला छाप डॉक्टर डॉक्टर सादाब। अब काशिफ को लगा कि उसके जीजा को जिन लोगों ने मारा है उनमें से एक जो उसकी नज़र में कातिल है वो जेल में है और उसकी वकालत और पैरवी उसका भाई कर रहा है। अब रागिब को वो जेल में जाकर तो मार नहीं सकता था। जेल में पुलिस वाले होते हैं, तमाम गार्ड होते हैं, कोर्ट में भी तमाम पुलिस वाले गार्ड होते हैं। तो उसे गुस्सा इस बात पर आया कि मेरे जीजा के कातिल को बचाने के लिए, बाहर लाने के लिए उसका एक भाई इस तरह कोशिश कर रहा है। तो उसकी नज़र में डॉक्टर सादाब यानी रागिब के बड़े भाई वो ज़्यादा बड़े दुश्मन हो गए। और दूसरी बात ये कि वो आज़ाद भी हैं, जेल में नहीं हैं। बस उसने कहा कि फिर वैसे ही वो बदला लेगा। पर बदला ले कैसे? फिर उसने दिल्ली के कुछ सुपारी किलर को सुपारी दी। पहले उनसे जान पहचान करी, पता किया कौन सुपारी किलर है, कहाँ है। फिर जब उसे मिले तो उनसे जान पहचान करी, उन्हें सुपारी दी, उनको पैसे दिए। उसके बाद रेकी की। लेकिन कहते हैं कि कातिलों को साफ हिदायत दी गई थी कि मेरे जीजा के 31 टुकड़े किए थे, इसलिए इस कत्ल का बदला तभी पूरा होगा जब तुम इस कत्ल से जुड़े रागिब के भाई को 31 गोलियां मारोगे, 31 गोलियां मारोगे। और इसलिए 6 मई की शाम को जब शूटर डॉक्टर सादाब के क्लिनिक में जाकर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, तब शूटरों ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि 31 गोलियों से कम ना चले। डॉक्टर सादाब की मौत हो गई और जब पुलिस ने इन दोनों केस की कड़ियों को जोड़ा तो दोनों केस सुलझ गए, दोनों केस मिल गए और सुलझ भी गए। लेकिन बाद में जब ये वाला पॉइंट सामने आया और जब पुलिस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे एक लाश के 31 टुकड़े थे और कैसे एक शख्स ने जिस्म में 31 गोलियां मारी गईं और यहाँ दोनों केस में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये 31 का आंकड़ा, जिससे इस केस को भी सुलझाने में पुलिस को बड़ी मदद मिली, दोनों केस को सुलझाने में। और इस तरह से पुलिस ने इस बदले की कहानी को सुलझाया। तो ऐसी और ना मालूम कितनी कहानियाँ हैं बदले की और जुर्म की, दास्तान ऐसी भरी रहती हैं। तो कहानी में आज इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी पर अपना प्यार देना, कहानी को लाइक करना, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की आपको कहानियाँ सुनाता रहूं, तो इसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप कहानियाँ देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बाद की बात तो बाद की ही होती है फिर। तो फिर मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।